हेलो व्यूअर्स, फिर से मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं सारे वीडियोस मैंने देखे, व्यूज़ बहुत सारे हैं, बहुत सारा अच्छा रिस्पांस है। ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो तो फिर आज हम चैप्टर 6 को आगे फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी डिस्कस कर ली थी, ह्यूमन की, अमीबा की, वो सारा हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। नाउ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे और प्लांट्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है वो डिस्कस करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। नाउ तो आपको पहले तो ये वर्ड रेस्पिरेशन क्या है। बॉडी ऑब्टेन्स एनर्जी। रेस्पिरेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें से बॉडी क्या ऑब्टेन करती है, एनर्जी। अब आपने सोचा होगा कि डाइजेस्टिव में हमने देखा कि बॉडी तो एनर्जी तो हमें फूड से मिलती, लेकिन नहीं, ये आपकी जो धारणा है वो रॉन्ग है। डाइजेशन में क्या होता है, फूड इज़ कन्वर्टेड टू सिंपल फॉर्म सच एज ग्लूकोज एंड फैटी एसिड एंड ऑल, ओके, एंड एब्जॉर्ब बाय ब्लड। ये जो सिंपल सब्सटेंस में हमने कन्वर्ट किया फूड को जैसे कि ग्लूकोज में, और वो जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ होते हैं, जो ब्लड वेसल से कनेक्टेड होते हैं, वो सारे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सारा जो ग्लूकोज एंड ऑल ब्लड में चला जाता है, ओके। उसमें एनर्जी ऑब्टेन नहीं होती। एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए हमारी बॉडी क्या परफॉर्म करती है, रेस्पिरेशन करती है, ओके। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन बहुत ही डिफरेंट प्रोसेसेस है। इसमें सिंपल फूड का ब्रेकडाउन होता है और वो ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है, और रेस्पिरेशन में ये जो फूड हमने ग्लूकोज जो एब्जॉर्ब किया है उससे हम एनर्जी गेन करेंगे, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं ना। तो पहले टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देख लेते हैं। एक्चुअली दो टाइप के रेस्पिरेशन प्रेजेंट है, एक है एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड अनदर वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन ना। तो ये दोनों डिफरेंट कौन से वे में, एक में ऑक्सीजन प्रेजेंट है प्रोसीजर में रेस्पिरेशन की, और एक प्रोसीजर में ऑक्सीजन एब्सेंट है। एनएरोबिक ऐसी रेस्पिरेशन प्रोसेस है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, और एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसी है जैसे कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जैसे कि ह्यूमन में रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो आपने ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन है जो एब्सेंस में रेस्पिरेशन करता है, जिसको हमने एनएरोबिक बोला, तो वो मैं आपको आगे बताती हूँ, ओके। नाउ तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में मेनली क्या होता है, मैंने अभी बोला ग्लूकोज जैसे सब्सटेंस से हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। तो क्या होता है, तो ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। आपको उसका जो फॉर्मूला है वो पता होगा, C6H12O6, ओके। तो ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, और ये ब्लड थ्रू किस में चला जाएगा, सेल के साइटोप्लाज्म में, ओके। ब्लड थ्रू ये किस में चले जाएगा, सेल के साइटोप्लाज्म में, ओके। नाउ अब ये कन्वर्ट हो जाएगा पाइरूवेट में। नाउ पाइरूवेट क्या है, इट इज़ ऑल्सो लाइक अ ग्लूकोज, बट इसमें ओनली 3 कार्बन है, और ये प्रोसीजर होते थोड़ी एनर्जी रिलीज होगी, और इसके लिए ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए ये एनएरोबिक भी कहा जाता है और एरोबिक। दैट मीन्स इन दोनों रेस्पिरेशन में ये फर्स्ट स्टेप कॉमन है। अगर एनएरोबिक हो या फिर एरोबिक हो, ये फर्स्ट स्टेप है जो दोनों ही रेस्पिरेशन में होता ही है, कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल का किस में डिवीजन हो गया, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, और थोड़ी बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होती है, ओके ना। यहाँ पे कोई फॉर्मूला हमें लर्न नहीं करना है, ओनली ये डायग्राम डिस्कस करना है, ओके ना। अब हम डिवाइड करते हैं कि ऑक्सीजन होता है तो क्या होता है और ऑक्सीजन नहीं होता है तो क्या होता है। तो यहाँ पे 3 सब टाइप्स हैं, एक है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक है लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि कम ऑक्सीजन, और एक बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ह्यूमन पार्ट में, ह्यूमन बॉडी में होता है, ये भी ह्यूमन बॉडी में ही होता है, लेकिन प्लेस दोनों की डिफरेंट है। एंड दिस वन इज़ इन ईस्ट, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आपने देखा होगा कि इसमें फर्मेंट, जब हम कोई भी खीरा डालते हैं जैसे कि इडली का, डोसा का, राइट, तो उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, वही ये प्रोसेस है जिसमें पाइरूवेट का जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल था उसका
2 कार्बन मॉलिक्यूल यानी कि इथेनॉल में कन्वर्जन होता है, और ये प्रोसीजर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है और CO2 रिलीज होता है। आप बबल्स देख सकते हैं छोटे छोटे जब भी ये फर्मेंटेशन प्रोसेस फिनिश होती है तब, और बहुत ही इन दोनों के कंपेयर में बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि ईस्ट जैसे फंगी होती है उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग, राइट। तो बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो पूरी प्रोसीजर हुई देख सकते हैं आप, ग्लूकोज का पायरूवेट में और 6 कार्बन का 3 कार्बन और 3 कार्बन का 2 कार्बन में, ये पहले कोई ऑक्सीजन होता ही नहीं है, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ईस्ट में होता है और ये हमें मिलता है। नाउ 2 कार्बन मॉलिक्यूल क्या है? इथेनॉल। तो ये पूरी जो प्रोसेस है उसे फर्मेंटेशन बोलते हैं। आपको पूछा भी जा सकता है कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस होने के बाद कौन कौन से सब्सटेंस हमें मिलते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में आ सकता है। तो ये पूरा हो गया आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि होता है ईस्ट में। ओके, ना अब देखते हैं कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, मैं आपको ह्यूमन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बताऊंगी, तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और इन मिटोकॉन्ड्रिया, ऑल यू नो दैट, हमने सेल जो पढ़ा था स्टैंडर्ड 9 में, तो मिटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ दिस सेल। ये सेल में प्रेजेंट होता है, जो ग्लूकोज था वो पायरूवेट में कन्वर्ट होकर मिटोकॉन्ड्रिया में पूरा पहुंच गया, वहीं पे प्रोसेस होगी और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होगी, और ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होगी कंपेयर टू दिस टू। ओके, तो ये प्रोसीजर पूरी है, ग्लूकेज टू पायरूवेट एंड पायरूवेट टू दिस वन इज़ ये पूरी प्रोसेस होती है वो ह्यूमन बॉडी में, और सारे एनिमल्स में ये प्रोसेस होती है। ओके, ना अगेन है लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कब होता है? तो ये जो प्रोसीजर है ये भी हमारी बॉडी में ही होती है, लेकिन कब होती है वो पहला मैं थोड़ा आइडिया क्लियर कर दूँ। जब हम कोई भी फास्ट एक्टिविटी करते हो, जैसे कि एक्सरसाइज हो, रनिंग हो, तभी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन अब हम बहुत ही ज़्यादा जल्दी ब्रीथ करते हैं, तो ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में जाता है। जब हम कोई फास्ट एक्टिविटी नहीं कर रहे तो ज़्यादा ऑक्सीजन रहता है, लेकिन ये एक्टिविटी के दौरान ऑक्सीजन कम जाता है। तो मसल सेल्स में क्या होता है, तो पूरा ये ब्रेकडाउन होने की जगह लैक्टिक एसिड एंड थोड़ी एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये जो लैक्टिक एसिड और एनर्जी होता है, इससे हमारी बॉडी में क्रैम्प होता है। अब आप सोच रहे हैं कि व्हाट इज़ क्रैम्प्स? क्रैम्प्स मीनिंग ये लैक्टिक एसिड मसल्स में इकट्ठा हो जाता है और आपको थोड़े 3 या 4 दिन तक पेन रहता है आपकी बॉडी में। धीरे धीरे ये ब्लड में डिज़ोल्व होके वो पेन चला जाता है। तो ये जो पूरा लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला प्रोसीजर है वो कब होता है? जब हम कोई सडन एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज हो, रनिंग, फास्ट एक्टिविटी, तभी ये होती है और उस टाइम ऑक्सीजन कम हमारी बॉडी में जाता है। मसल सेल्स में ये प्रोसीजर होती है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी थोड़ी जनरेट होती है, इससे ज़्यादा और इससे कम एनर्जी यहाँ पे जनरेट होती है। और जो ये लैक्टिक एसिड है वो भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल था और लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन आया, तो बहुत ही कम एनर्जी रिलीज हुई होगी यहाँ पे। ओके, और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ भी है, मॉडरेट एनर्जी यहाँ पे जनरेट होती है, इससे ज़्यादा और इससे कम। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि एनारोबिक किसे कहते हैं और एरोबिक किसे कहते हैं, और सारा जो क्रैम्प्स वाला कंडीशन था वो भी आपको एज अ रीज़न पूछा जा सकता है, वो भी क्लियर हो गया होगा। ओके ना, तो आगे फर्दर प्रोसीड करें। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ओके नाउ, तो आप सोच रहे होंगे कि रेस्पिरेशन प्लांट में कैसे हो सकता है? प्लांट में तो फोटोसिंथेसिस होता है। नहीं फ्रेंड्स, उसमें दोनों प्रोसीजर होती है, वन इज रेस्पिरेशन एंड अनदर वन इज फोटोसिंथेसिस। ओके, प्लांट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस एज वेल एज रेस्पिरेशन। नाउ ये दोनों प्रोसीजर ऐसी है कि डिफरेंट होती है, डे टाइम में भी और नाइट टाइम में भी। तो मैंने यहाँ पे 2 पार्ट अलग कर दिए। तो आपको कई बार आपके बड़ों ने बोला होगा कि नाइट में पेड़ों के साथ नहीं खड़े रहना चाहिए, डे में खड़े रहना चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ पे रीज़न मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं डे टाइम में क्या होता है, सनलाइट प्रेजेंट होती है, और सनलाइट प्रेजेंट होती है तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, और रेस्पिरेशन बहुत ही कम होता है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इन डे टाइम मोर फोटोसिंथेसिस लेस रेस्पिरेशन।
रेस्पिरेशन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरी आगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर देखा है उसमें डिस्कस कर लिया था। वहाँ पे आपने देखा होगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक क्या है, सनलाइट। तो सनलाइट होती है तो वो सनलाइट में CO2 लेके ड्यू टू सनलाइट क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके नाउ एंड रेस्पिरेशन में उसकी रिवर्स प्रोसेस होती है, O2 जाता है ओके जैसे कि हमारी बॉडी में, और एनर्जी और CO2 और वाटर रिलीज होता है, राइट। तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों ही अपोजिट है, CO2 इन O2 आउट, O2 इन CO2 आउट। तो फोटोसिंथेसिस बहुत होती है, बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज ऑफ मोर सनलाइट, एंड रेस्पिरेशन निग्लिजिबल होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ जो O2 आया है वो ले ले और यहाँ पे जो CO2 आया है वो यहाँ पे भी ले ले, मीन्स रेस्पिरेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो भी हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे O2 आया तो उसको रेस्पिरेशन करना होगा तो यहाँ से थोड़ा ले लेगा, और यहाँ पे भी CO2 आया तो उसको फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा CO2 चाहिए होगा तो CO2 यहाँ भी जा सकता है। तो डे टाइम में पूरी ये प्रोसीजर होती है, और अपोजिट होता है नाइट टाइम में। आप देख सकते रेस्पिरेशन बहुत ही ज़्यादा एंड फोटोसिंथेसिस निग्लिजिबल बिकॉज एट ए नाइट एब्सेंट ऑफ अ सनलाइट। तो रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा होता है तो O2 इन होता है और CO2 आउट, जैसे कि हमारी ब्रीथिंग सिस्टम में होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। ओके तो वही प्रोसीजर यहाँ पे होगा, इसीलिए आप देख सकते हैं आउटकम्स में CO2 आता है। तो जो पेड़ होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, वो रात को CO2 रिलीज़ करते हैं, इसीलिए उसके साथ रात में खड़े रहना हमारे जो बूढ़े होते हैं वो अवॉइड करते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपने रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट यहाँ पे ओवर होता है। नाउ रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल, यहाँ से रीजंस भी आ सकते हैं कि वाई एक्वेटिक एनिमल्स का जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो हमसे ज़्यादा है। तो मैं आपको एक रीज़न बता दूँ कि जो एयर में ऑक्सीजन की अमाउंट है वो ज़्यादा है कंपेयर टू वाटर। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर इज़ लो कंपेयर टू एयर। ओके जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वाटर में प्रेजेंट है, डिजोल्व है, उससे वो कम है जो एयर में है उससे। तो जो मछलियाँ या फिर एक्वेटिक कोई भी एनिमल होंगे उसको ज़्यादा ब्रीथ करना पड़ेगा, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन उनकी बॉडी में जाए। यहाँ पे मैंने आगे भी रीज़न लिखा है, सो फॉर एक्वेटिक एनिमल्स टू वांट मोर ऑक्सीजन, अगर उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए दे हैव टू ब्रीथ फास्टर। तो अपने मछली का मुंह देखा ही होगा, कंटिन्यूअसली खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करते हैं, इसीलिए क्योंकि पानी में कम डिसॉल्व है, इसीलिए दे हैव टू ब्रीथ फास्टर दैन द टेरेस्ट्रियल एनिमल, हमसे ज़्यादा उन्हें ब्रीथ करना पड़ता है। जो अब फिश में जो प्रोसीजर है वो भी मैंने यहाँ पे बता रखी है। फिश टेक्स इन अ वाटर, फिश कैसे पानी लेती है मुंह से थ्रू दैट मंथ एंड फोर्स इट पास द गिल्स, एंड उसे फोर्स करती है कि वो गिल्स में जाए, वैर द डिजोल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय ब्लड। तो गिल्स में क्या होता है, जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो ले लेता है और ब्लड। ओके तो ऐसी प्रोसीजर किस में होती है, फिश में। और फिशेस क्यों ब्रीथ फास्टर कर रही है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा ना। अब देखते हैं रेस्पिरेशन इन ज़ेरोफाइट्स। नाउ व्हाट इज़ ज़ेरोफाइट्स? ज़ेरोफाइट्स मीन प्लांट इन अ डेजर्ट। डेजर्ट में जो भी प्लांट्स होते हैं उसे ज़ेरोफाइट्स बोलते हैं, और ये ऐसे प्लांट होते हैं जो वाटर सेव करते हैं, बहुत ही ज़्यादा वाटर सेव करते हैं बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर इन डेजर्ट। ओके तो इसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो इसमें दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है। आपको पता होगा कि जब भी रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। मैंने अभी आपको बताया CO2 O2 एंड CO2 एक्सचेंज ऑफ क्या हुआ, यहाँ पे गैसेस हुआ। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने के लिए जो ट्रीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें जो लीव्स होते हैं उसमें ऐसे ये पूरा पोर्स है, ये स्टोमेटल पोर्स कहते हैं, ये पूरा स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, ये स्टोमेटल पोर्स है। तो इसमें से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, यानी CO2 इन आउट, ये सब प्रोसीजर यही करता है। अगर ये स्टोमेटल स्पोर अगर डे टाइम में इसने ओपन कर लिया तो क्या हो जाएगा, उसमें जो भी वाटर है वो लॉस कर जाएगा और उसे
एक्चुअली ज़ेरोफाइट्स का तो मेन मीनिंग क्या है, उसे वाटर सेव करना है। तो अगर वो डे टाइम में स्टोमेटल स्पोर ओपन कर देंगे तो पूरा वाटर रिलीज़ हो जाएगा। ओके, तो वो क्या करेंगे, दे डू नॉट ओपन पोर्स एट अ डे टाइम बिकॉज ऑफ लॉसेस ऑफ वाटर ड्यू टू हाई टेम्परेचर। बिकॉज डे में डेजर्ट का टेम्परेचर हाई होता है और वाटर लॉस हो जाए, इसीलिए स्टोमेटल पोर को ओपन नहीं करेंगे। तो वो क्या कर लेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना, वो रात को कर लेंगे जिससे वाटर रिलीज़ ना हो। और जब भी सनलाइट आएगी यानी कि डे टाइम में और लाइट प्रेजेंट होगी तभी लाइट रिएक्शन पूरी हो जाएगी। ओके, तो इसमें दो टाइप की होती है, डे में अलग प्रोसीजर होती है और नाइट में। वो डे में रिएक्शन कंप्लीट करते हैं ओनली, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो रात को कर लेते हैं जिससे कि वाटर का लॉस ना हो। ओके, और सारे जो अदर देन डेजर्ट प्लांट है वो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ऑल दैट, सारी जो राइट रिएक्शन सभी डे में ही करते हैं। लेकिन ओनली डेजर्ट वाले प्लांट्स यानी कि ज़ेरोफाइट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस नाइट को करते हैं। एंड जो लाइट रिएक्शन है जिसमें से CO2 रिलीज़ होता है, वो सारी जो रिएक्शन मैंने आपको फोटोसिंथेसिस में बताई थी, वो सारे रिएक्शन जब सनलाइट प्रेजेंट होगी तभी करेंगे।